सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है। स्टॉक मार्केट ने आज ज़बरदस्त रिकवरी की है और 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का आज मार्केट में इजाफा हुआ है। 71,000 की सतह एक बार फिर बहाल हो चुकी है। इस पर तफसीली तौर पर हम आपको प्रोग्राम में थोड़ा आगे चलकर अपडेट करेंगे, चूँकि इस वक्त मुल्क का अहम तरीन मसला है गंदम में ताख़ीर का। सरकारी तौर पर गंदम की ख़रीदारी अभी तक शुरू नहीं हो सकी, जिससे एक किसान को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब जो भी किसान इत्तेहाद हैं, जितनी भी इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी एसोसिएशंस हैं, अब वो सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि अब एहतजाज किया जाए, सड़कों पर निकला जाए। इससे पहले भी इन्होंने एहतजाज किया था, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारियां अमल में आई थी। बहुत ही काबिल मजम्मत अमल वो हुआ था जब किसान अपना हक मांगने सड़कों पर निकले और उन पर ही धावा बोल दिया गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमत में जब ये गंदम की इम्पोर्ट की गई तो उससे मुल्क को $1 अरब का तकरीबन नुकसान हुआ। उस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है। क्या ये तमाम इक़दाम जो उठाए गए हैं, किसान इससे मुतमईन है? और अब हुकूमती हलकों से इस वक्त ये बात की जा रही है, हुकूमती रहनुमा बात कर रहे हैं कि इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये एक सियासी इशू बन चुका है। क्या वाकई एक सियासी इशू बन चुका है या फिर किसानों के जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां उमैर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज ज़रा हम तफसील से ये बात करेंगे कि ये इशू शुरू कहाँ से हुआ, ये गंदम जो इम्पोर्ट हुई उससे हमारे मुल्क को क्या नुकसान हुआ, और आप लोग के जो अभी मुतालबात हैं वो हैं क्या? ये जो इशू है इस वक्त जो हुकूमत जिसकी बुनियाद पर ख़रीदारी में ताख़ीर कर रही है, ये मसला क्या है असल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपने जो कहा पॉलिटिकल इशू वाला, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखें, हम नून लीग के सपोर्टर हैं। मैं हूं, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनको बल्कि 1 माह के लिए डिटेंशन ऑर्डर भी उनके निकाल दिए गए पाकपतन से साबर नियाज। हम लोग मुस्लिम लीग के, इस नून लीग के सपोर्टर हैं। उसके बावजूद हम पे जानबूझ के इस इशू को ख़राब करने के लिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम शायद ये PTI के लोग हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे जहाँ तक आपने इशू की बात की है, तो इशू ये है कि देखें, निगरान हुकूमत ने सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट हुई सोयाबीन की इंपोर्ट से। सोयाबीन, GMO सोयाबीन के जहाज़ जो रिजेक्टेड सोयाबीन था वो पाकिस्तान इंपोर्ट किए गए। किसान की मकई की फसल जो थी जिसका रेट 4,000 रुपये था, वो रेट कम होकर 1,200 रुपये पे आ गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि आपने गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। पास्को ने रिक्वायरमेंट 1 लाख टन की दी थी कि 1 लाख टन की मज़ीद ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लाख टन आ गए। और फिर देखें कि आपने ये ज़्यादती की कि काकड़ साहब को एक प्रोग्राम में मैंने सुना उनके, वो फरमा रहे थे कि जी ये WTO के तहत कोई भी, हर बंदा आज़ाद है, वो गंदम पाकिस्तान में ला सकता है। मैं ये पूछता हूँ कि WTO के तहत हर वो बंदा आज़ाद है जो किसान का नुकसान कर सकता है? किसान की गंदम आपने पिछले 2-3 साल में देखा कि हमें तहसील से बाहर, तहसील बाउंड्री, फिर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, और उसके बाद जो था सूबे की सूबा बंदी की हुई थी। हम अपनी तहसील से बाहर गंदम नहीं ले जा सकते थे। अच्छा। तो फिर आप पूरी दुनिया से गंदम कैसे आ गई? यूक्रेन से जो ख़राब गंदम थी, जो ज़ाया करने वाले थे, वो आपने पाकिस्तानी कौम को आटे की शक्ल में खिला दी। और इसी तरह अभी लाखों टन जो आपके पड़े हुए हैं, रिज़र्व में पड़े हुए हैं, वो ख़राब गंदम है, वो ज़ाया करनी पड़ेगी। और अभी आप जो तमाशा हमसे खेला जा रहा है पास्को की मद में, पहले तो मैं पास्को की बात करूंगा कि पास्को 30% लेता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 30% परचेजिंग करता है। सही। और गवर्नमेंट 70% लेती है? जी नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 70%, पास्को फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्को का रेट जो है रिश्वत का, वो सर एक बैग पे 700 रुपये रिश्वत है इस टाइम। और अगर आप किसी भी सेंटर, मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप एक सेंटर भी चेक कर लें, वहां पे अगर आपको 10 ओरिजिनल किसान भी मिल जाएं, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं हरजाना उसका दूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मेरी बात गलत हो। तमाम जो आड़ती व्यापारी हैं उनको बोरियां बेची गई हैं। पास्को ने पहले 3 दिन में अपना बारदाना टोटल बेच के ख़त्म कर दिया सेंटरों से, और उसके बाद हमारे किसान सेंटरों पे धक्के खाते रहे, जाते रहे, उनको किसी ने कोई नहीं पूछा। इसमें जो पास्को के MD हैं वो भी इन्वॉल्व हैं,
और बाकी तमाम लोग भी इन्वॉल्व हैं, सब ने करप्शन की 700 है। रुपए पर बैग जो रिश्वत दी जा रही है, ये गवर्नमेंट लेवल पर किसी के इल्म में नहीं है, सबको पता है और सब खामोश हुए हैं? सर गवर्नमेंट के इल्म में है ये सारी बातें, उसके बावजूद खामोश है। हर बंदे को आप बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी पता है कि पास्को वालों की बोरी का रेट क्या है। और दूसरी तरफ फूड वाले हैं, फूड डिपार्टमेंट ने तो तहिया कर रखा है कि उन्होंने गंदम लेनी ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जनाब बस आप मार्केट का रेट ऊपर करवाएं और गंदम नहीं खरीदनी। इस तरह हो ही नहीं सकता कि मार्केट का रेट कैसे ऊपर जाएगा। अब हम 3000 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो मार्केट का रेट उस वक्त जाएगा जब आप इंटरवीन करेंगे, आप खरीदनी शुरू करेंगे। आप तो खरीदना ही नहीं चाह रहे। अगर आप अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं और चांद पे जा सकते हैं, वो हमारी गंदम ही एक आपको दुखती है कि आप उस गंदम को नहीं खरीदेंगे, हमारी तबाही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, वजह इन्होंने बताई कि नमी की वजह से नहीं खरीद रहे, क्योंकि फिर स्टोरेज में इशू होगा, वो ख़राब होने का खदशा है। तो ये क्या नमी इस साल कुछ ज़्यादा हो गई है? पिछले सालों में नहीं होती थी, ये इस बार ये वजह क्यों जाहिर की जा रही है? सर ये बहाना है, बिल्कुल सरासर झूठ का पलंदा है। नमी के मॉइस्चर मीटर मौजूद हैं, आप मॉइस्चर मीटर लगा 1 मिनट में नमी पता चल जाती है। और उसके अलावा आप देखें कि पास्को अगर अपनी गंदम उतार रहा है तो फूड को क्यों नमी लग रही है? कोई नमी वाला चक्कर नहीं है। और सर ये इसी तरह जैसे इन्होंने सोयाबीन इंपोर्ट किया, ऐसे गंदम इंपोर्ट कर ली। अब इस पे एक पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, एक वफाक ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है और ये इंक्वायरियां होंगी, 2 4 5 दिन खप पड़ेगी और उसके बाद ये इशू अरबों रुपए, ये 300 अरब सुन रहे हैं कि 300 अरब का जो किसानों को इन्होंने टीका लगाया है वो सर इंक्वायरियों की नज़र हो जाएगा। और ये अगर ज़ाहिर है किसान को वक्त पर नई पेमेंट्स होंगी और मुनासिब पेमेंट्स नहीं होंगी मार्केट के मुताबिक, तो आगे जो बड़ी इंपोर्ट की फसलें भी आ रही हैं, जिसमें मकई भी है, जिसमें कॉटन भी है, जिसमें चावल भी है, वो किस हद तक मुतासर हो जाएंगी? ये कितना नुकसान इस वक्त किसानों को? सर देखें, मेरे गाँव का सिस्टम ये होता है कि जो छोटा किसान है उसके पास अपने इम्प्लीमेंट्स नहीं है, अपना ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास अपना ट्यूबवेल नहीं है, वो सारी चीज़ें 6 महीने के उधार पे चलाता है। अच्छा, अगर उसको पिछली पेमेंट्स नहीं होंगी, मेरा 3900 रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, पिछले साल भी वही रेट था। इनपुट्स के रेट तो आपने बढ़ा दिए लेकिन गंदम का रेट वही रहा। हमने फिर भी कबूल किया कि ठीक है जी, आप गंदम चले इसी रेट पे ख़रीद लें, गवर्नमेंट के हालात नहीं ठीक, मुल्क के हालात नहीं ठीक। उसके बावजूद इन्होंने गंदम खरीदी नहीं, गंदम खरीदने से इनकारी हो गए। और फिर सेकंड ये कि अगर आपने गंदम ना खरीदी तो हम अगले सालों में फिर गंदम काश्त करना बंद कर देंगे। अच्छा, फिर आप कहाँ से लाएंगे गंदम और फिर आप मुल्क कैसे चलेगा? अब हमारे जो किसान हैं, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो फिर कैसे अगली फसल काश्त करेंगे? वो बिल्कुल अगली फसल काश्त करने के काबिल नहीं होंगे अगर उनके पास पैसे नहीं आते। आप कर्ज़ों की स्कीम बनाएं कि जी हम 350 अरब बिलासूद कर्जे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें खुदारा हमें कर्जों पे ना लगाएं। हम आपसे भीख बिल्कुल नहीं लेना चाहते, हम कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें खुदारा आप अगर इंटरनेशनल मार्केट से चलाना चाहते हैं तो फिर उसके मुताबिक चलाएं। इंडिया में अगर बिजली फ्री है तो इधर भी किसानों को फ्री होनी चाहिए। आपकी यूरिया खाद इंडिया में देख ले कितने की है और पाकिस्तान में हम 5500 रुपए की ले रहे हैं और वहां पे 400 रुपए की है। इसी तरह डीएपी खाद हम 15,000 रुपए की खरीद रहे हैं और उधर 1200 रुपए की है। अगर ये डिफरेंस रहेंगे तो हम किसी का मुकाबला भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। सही। अब हमारे साथ 2 सूरतें हो सकती हैं कि एक तो या गवर्नमेंट ये गंदम खरीद ले, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका प्रेशर एक बने और गवर्नमेंट राज़ी हो जाए आप लोग के मुतालबात मानने पर, और इन केस अगर वो नहीं मानती, अपनी जगह हर धर्मी पर डटी रहती है और नहीं फैसला करती गंदम खरीदने का, तो मजबूरन आप लोगों को फिर व्यापारियों को बेचनी पड़ेगी। अभी ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो व्यापारियों को बेचने में आप लोगों को कितना नुकसान है? क्या उससे फिर मार्केट में आटे की कीमत कम होगी या जो प्रॉफिट होगा वो कम कीमत को व्यापारियों की जेब में जाएगा? सर सबसे पहले तो ये है कि 29 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया और हमें बगैर सुने हुए, बगैर बात किए इन्होंने हम पे अटैक किया। हमसे चले कम से कम मुतालबात ही पूछ लेते, हमें पता होता कि गवर्नमेंट ने बात की है। और फिर उसके बाद इनका हमें इस रवैये से लग रहा है, इनका जो बादशाहाना रवैया था उससे हमें लग रहा है कि ये इशू रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं कि रेट की बात है,
तो हमने तो रेट का मुतालबा भी नहीं किया, हमने तो इनसे बात ही नहीं की। और आप अगर आज भी देख लें कि आटे की जो कीमत है वो 5100 रुपये है, आज भी आटा मार्केट में 5100 रुपये है और किसान से गंदम 3000 में जा रही है। और ये जो 21 है ये कौन खा रहा है? ये मरियम नवाज साहबा को ये नहीं नजर आते? आप तंदूर वाले पे कहती हैं कि हर पटवारी खड़ा हो जाए, हर तंदूर के ऊपर एक पटवारी खड़ा हो जाए। आपको ये नहीं नजर आता कि 5100 रुपये आटा मार्केट में तो 3000 की गंदम बिक रही है, वो 2100 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? किसकी जेब में जा रहे हैं? वो हम तो ये समझते हैं कि वो हुकूमत की जेब में भी जा रहे हैं। अच्छा। और वो माफिया की जेब में भी जा रहे हैं। जब हुकूमत खामोश है उधर, तो क्यों खामोश है? उसकी खामोशी की वजह क्या है? आप डंडा मार के हमसे गंदम तो ले सकते हैं, लेकिन हम 4 साल से तड़प रहे हैं कि यूरिया खाद हम ब्लैक में खरीद रहे हैं, वो किसी को नहीं नजर आता। अच्छा, जो कीमत तय हुई थी 3900 रुपये, इसमें भी आप लोगों का ज़ाहिर है नुकसान था, आप लोगों का मुतालबा था कि 5000 रुपये फिक्स की जाए। अब ये क्या ये कोशिश है, ये प्लानिंग है कि 3900 से भी कम पर आप लोगों को बेचने पर मजबूर कर दिया जाए, इसलिए इस वक्त ये गवर्नमेंट का फैसला सामने आया कि आप 3000 से भी फिर नीचे आ जाएँ, कुछ 2600, 2700, 2500 पर आ जाएँ? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जिस तरह इन्होंने हमें बात ही नहीं की, हमसे पूछा ही नहीं कोई बात, और हमारे किसानों को गिरफ्तार किया, अटैक किया, तो इससे यही लग रहा है कि ये गंदम का रेट मज़ीद कम करना चाह रहे हैं कि मार्केट मज़ीद गिर जाए और फिर माफियाज के हाथ में गंदम आ जाए और कल को फिर वही गंदम एक्सपोर्ट हो, फिर वही इंपोर्ट हो और इस तरह की फिर गेम चले। सही। तो अब किसान इत्तेहाद आगे क्या करने जा रहा है? लाहे अमल क्या है? आगे प्रोटेस्ट होना है तो किस लेवल का होना है, कहाँ पर होना है, क्या डिमांड्स करनी है उस प्रोटेस्ट में जाकर? देखें सर, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं हर शहर में, और उसके बाद आज हम ऐलान कर देंगे कि हम किसी भी डेट में अपने माल मवेशी लेके अगले 7 दिन के अंदर हम किसी भी दिन अपने माल मवेशी लेके और अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके हमारे करीब जो रोड होगी, चाहे वो मोटरवे होगी, चाहे वो हाईवे होगी, चाहे कोई छोटी रोड होगी, हम उन रोडों पे अपने मवेशियों को भी रखेंगे, वहाँ पे उनको चारा भी उनका वहीं पे ले आएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्राली, अपने बच्चे, सब कुछ वहाँ ला के हम बैठ जाएंगे और फिर उस वक़्त तक हम सड़कें, रेलवे ट्रैक कोई खाली नहीं करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। अच्छा, कोई भी जमात जब हुकूमत में होती है हमारे साहब, तो उसके सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब वो अपोजिशन में होती है, जो सियासी जमात होती है, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचती है, उसको सारे मसाइल नज़र आते हैं। कल हमने देखा जमात इस्लामी के अमीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 दिन का अल्टीमेटम इस वक्त हुकूमत को उन्होंने दी, एक डेडलाइन दी है कि वो किसानों से गंदम खरीदे। तो अगर ये सियासी जमातें आप लोग के इस प्रोटेस्ट में आपको सपोर्ट करेंगी, आपके पास आएंगी, तो फिर हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाएगी कि देखें जी, वो जो आपने पोलिटिसाइज होने की बात की, वो उस्मा बुखारी के बयान सामने आए। तो इन सियासी जमातों को आप वेलकम करेंगे जो अपोजिशन में मौजूद हैं? सर देखें, बिल्कुल हम हर किसी को वेलकम करेंगे अपने प्रोटेस्ट में। हमें कोई गर्ज नहीं है इससे कि कोई किसी पार्टी का। हमारे साथ तो नून लीग के MNA MPs भी खड़े हैं जिन्होंने असम्बलियों में हमारी आवाज़ बुलंद की। हमारे लिए PTI के MPs MNAs उन्होंने बाकायदा इश्तिहार लगा के असम्बलियों में प्रोटेस्ट किए कि किसानों का मसला हल करो। तो हमारे वो शख्स काबिल एहतराम है जो हमारी आवाज़ बनता है, और हमारे अगर एहतजाज में हमारे घर में कोई आएगा तो हमारी रवायत है देहातियों की कि हम उसे वेलकम करेंगे। सही। और अब हुकूमत से अब आप लोगों का मुतालबा है क्या? ये जो गंदम की ख़रीदारी फौरी तौर पर शुरू की जाए, वो उसी 3900 रुपये के निर्ख पर शुरू की जाए? अब इसमें कोई बार्गेनिंग वाला चांस नहीं है ना हुकूमत के साथ? सर देखें, हमारा मुतालबा कोई बार्गेनिंग वाला चांस नहीं। हमारा मुतालबा ये है कि आप गंदम की ख़रीदारी शुरू करें और किसानों से गंदम लें, और अब जो पास्को से आप गंदम ले चुके हैं उसकी इंक्वायरी कराएं कि इसमें कितने किसानों ने दी है। अगर ये सारे माफियाज ने दी है, कमीशन माफिया ने दी है, तो उनको पकड़ा जाए, उनको पेमेंट्स रोकी जाए, उनकी सेंटरों की बाकायदा इंक्वायरी हो, हमारे बंदों को उसमें डालें, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये करप्शन हुई है। इसके अलावा सर देखें, खाद का जो मसला है कि यूरिया खाद, और फिर दूसरा बिजली का जो अहम मसला है। आपने जो बिजली का हमारा रेट है, ये आज से 6 साल पहले 5 रुपये 35 पैसे ट्यूबवेल का यूनिट का रेट था, आज 50 रुपये क्रॉस कर गया है। तो हम कहाँ से
इतनी महंगी बिजली ठीक है। और चलाएं। उमर साहब, इन प्रोटेस्ट के नतीजे में भी अगर हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती तो आखिर में क्या चीफ जस्टिस साहब से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई अपील आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू? जी बिल्कुल, हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि बोल न्यूज़ ने हमेशा हमारा साथ दिया है और किसानों को हमेशा से फेवर किया है, आपके प्रोग्राम ने ख़ास तौर पे, तो हम आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ साहब से कि खुदारा आप इस मसले को देखें, इसकी इंक्वायरी कराएं। जिन लोगों ने, आपने हमसे प्रोग्राम में, हमारे जो कन्वेंशन, किसान कन्वेंशन हुआ, उसमें आपने वादा किया था हमसे कि आपके मसले हम हल करेंगे, और आप इंक्वायरी करें और उन लोगों को गिरफ्तार करके किसानों के सामने पेश करें कि ये हमारे मुजरिम हैं जिन्होंने हमें अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। और ये किसानों के मसाइल हैं, अब हुकूमत को इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। और फिर आर्मी चीफ से भी इन्होंने अपील की है कि किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए और इसमें जो भी मुलव्वस अफराद हैं उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क में एक इंसाफ की फ़ज़ा कायम हो सके। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां आज 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एक बार फिर 71,000 की सतह को मार्केट ने आज अबूर कर लिया है। तो कारोबारी हफ्ते का जो अख्ताम है वो एक अच्छे नोट पर हुआ है। कफील अहमद से आज के कारोबार की तफसीलात हम जानेंगे। कफील, बताइएगा, उतार चढ़ाव का शिकार थी मार्केट इस पूरे हफ्ते में और गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में मंदी देखी गई थी। आज एक बेहतर रिकवरी सामने आई है, क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, मार्केट में अगर आज के सेशन की बात करें तो 2 सेशन थे मार्केट में मार्केट के आगाज़ पर भी जो है वो मार्केट का जो स्टार्ट था वो अच्छा हुआ था, और मार्केट के दूसरे सेशन में अगर हम बात कर लें तो मजमूई तौर पर कारोबार के एंड पर जो है वो 1244 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और तकरीबन 72,000 के इंतहाई नज़दीक आके मार्केट जो है वो 71,902 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 1.76% जो है वो कारोबार रिकॉर्ड किया गया। तो जो सेंटिमेंट था खासा पॉजिटिव था और सरमायाकारों का यही कहना है कि जो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है मार्केट के हवाले से, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है IMF से बातचीत का अमल, तो यही पर तमाम वजूहत है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव रहे और तकरीबन एक बार फिर मार्केट जो खासी वोलेटाइल रही है पिछले 2 रोज़ के दौरान, उसके बाद मार्केट आज बेहतर हुई है। अगर हम मौजूद तौर पर बात कर लें तो 22 अरब रुपये के तकरीबन 42 करोड़ हिस्से से कारोबार हुआ है और 248 कंपनियाँ जो है वो प्लस हैं और 102 जो है वो कंपनियाँ जो है वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में रहता है, जबकि 24 जो है वो अनचेंज रहेंगे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। सरमायाकारों को यही कहने का आइंदा जो वीक है उसमें भी मार्केट खासे पॉजिटिव बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमें स्टॉक त्याल से आगाह कर रहे थे, जहां आज 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक बार फिर इंडेक्स 72,000 के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। तो मार्केट से न सिर्फ अच्छी खबरें आ रही हैं बल्कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें भी जारी हैं और इसी में प्राइवेटाइजेशन भी हुकूमती पॉलिसी में शामिल एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। और इस वक्त PIA की जो निष्कारी है, प्राइवेटाइजेशन है, उस पर हुकूमत कोशिशें कर रही है और 10 कंपनीज़ इस वक्त PIA की निष्कारी में दिलचस्पी को जाहिर कर चुकी हैं। PIA के पास बड़े अहम रूट्स भी हैं जिसमें जद्दा, मदीना और चीन के रूट शामिल हैं, जबकि इसके अलावा लंदन, वाशिंगटन और टोरंटो के भी बराह रास्त फ़्लाइट के रूट्स हैं। अब ये जो PIA और स्टील मिल्स की निष्कारी है, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के लिए, चूँकि पाकिस्तान अब IMF के नए प्रोग्राम में जा रहा है तो नई शराइत भी सामने आ रही हैं और ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये प्राइवेटाइजेशन इस वक्त बड़े इदारों की और इसमें इनिशिएटिव ज़ाहिर है फौरी तौर पर अब PIA की सूरत में लिया जा रहा है, कामयाबी के साथ इसकी तकमील कितना ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? बहुत ज़रूरी है। ये जो सरकारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, इनकी निष्कारी जाहिर है कि इस वक्त कौमी ख़जाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। उनमें PIA भी शामिल है जो तकरीबन सालाना 150 अरब के करीब जो है वो नुकसान कर रही है और अब तक काफ़ी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के हो चुके हैं। तो PIA से जो है वो छुटकारा हासिल करना फाइनेंशियली लॉसेस से एक किस्म का बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इन एडिशन अगर दूसरी फैक्टर्स के ऊपर भी गौर किया जाए, मसलन स्टील मिल है या इसके साथ साथ जो हमारे काफ़ी सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं और उनको जो है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही पे कर रहे हैं, उसकी बंद होने के बावजूद वो तकरीबन 2000 अरब रुपए के करीब है जो सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स हैं। वो इनसे भी जल्द अज जल्द जो है ना हुकूमत को छुटकारा हासिल करना चाहिए। PIA के साथ साथ स्टील मिल, ये दूसरे जो जैसे मैंने बताया इनसे छुटकारा हासिल करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है वो दीगर इकदाम करना, मसलन हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो
बढ़ाना पड़ेगा, अपनी करेंसी को जो है वो मजबूत करने के लिए इकदाम करने पड़ेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ गोल्स दैट मस्ट बी सेट एंड अचीव्ड अगर हमें जो है वो इस बहरान से निकलना है। सिर्फ एक पीआईए की निष्कारी से बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हाँ, ये है कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत जो है वो हमारे ऑन गोइंग जो लॉसेस सालाना होते हैं पीआईए की वजह से, उनमें कमी वाक़या हो जाएगी। और चॉइस ऑफ विद इन टाइम ये मुकम्मल होने की कितनी अहमियत होगी, चूँकि अभी 15 दिन की तोसी हुई है और ये तोसी मज़ीद भी हो सकती है, चूँकि ये एक प्राइवेटाइजेशन का इशू एक पोलिटिसाइज भी हो सकता है। इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर एक बड़ा ठोस मौक़िफ़ है और वो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। तो अब हुकूमत भी उन्हीं की सपोर्ट से बनी है, तो कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा हुकूमत की फाइनेंस टीम के लिए कि वो इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को लेकर आगे चले, जबकि आपकी एक बड़ी जमात उसके ख़िलाफ़ आपके साथ ही बैठी हुई है। देखिए, पीआईए की जो है वो प्राइवेटाइज करना इकोनॉमी के ऊपर कोई बहुत गहरे असरात मुरतब नहीं करेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि समझे 1% का कोई या 2% का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज या जो है हल भी नहीं होंगे, ना मसाइल पैदा होंगे। अलबत्ता मुझे भी यही लग रहा है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है इसमें थोड़ा सा ये मामला तातुल का शिकार हो सकता है। अपेरेंटली लगता नहीं है कि टाइमली बेसिस के ऊपर जो है वो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगेन मैं आपसे एक मतलब फिर यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक पीआईए के ऊपर फोकस करना इज नॉट द ओनली थिंग। हमें जो है ना वो दीगर जैसे मैंने चीजें बताई उनके ऊपर गौर करना होगा। ठीक है, तो साहब जाहिर है कि अगर ये पीआईए से बढ़कर स्टील में जो फिर दीगर इदारों तक ये मामला जाता है तो फिर एक ज़ाहिर जो खसारे में इदारे जा रहे हैं, जो अरबों रुपए हुकूमती इस वक्त जो ख़जाना है उस पर बोझ है, तो कम अज़ कम वो उसमें तो ये कामयाबी हासिल हो सकेगी अगर ये तमाम इदारों की निचकारी प्राइवेटाइजेशन एक बड़े लेवल पर की जाती है। तो देखें, प्राइवेटाइजेशन करना इज वन एस्पेक्ट। एज आई टोल्ड यू कि नॉट ओनली पीआईए, दीगर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस काफी सारी हैं जो कि लॉस में जा रही हैं। रेलवे का सुनने में आ रहा है कि वो एट पार आ गया, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे इदारे हैं जो कि हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए और उनकी जो है वो नुकसान में मिस मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। तो इनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो ये ना सिर्फ ये कि नुकसान इनका खत्म होगा बल्कि ये हमें मुनाफा भी देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम पीए की बात करें तो इससे इसका नुकसान ही खत्म नहीं होगा बल्कि हमें इससे मुनाफा भी हासिल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो पावर प्रोजेक्ट जितने लगे हुए उनको भी अगर जल्द अज जल्द हुकूमत सेल ऑफ कर देती है, इसी तरह जो हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, अपने एक्सपेंडिचर जो है वो हुकूमत कम करती है, इसी तरीके से सैलरीज पेंशन की मद में जो हमारी तरफ से बहुत सारे ज्यादा अखराजात हो रहे हैं उसके ऊपर आईएमएफ ने भी जो है ना वो काफी जो है वो नजरें जमाई हुई है कि आप अपनी पेंशन पॉलिसी को रिवाइव करें या इसको रिवाइज करें। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अपने लिए जरूरी है। असल में हम ये समझते हैं कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, हमने अपने मसले खुद हल करने हैं, आईएमएफ ने हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है। क्योंकि अगर आईएमएफ ने मसले हल करने होते या आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से मसले हल होते तो हम पता नहीं कितने प्रोग्राम अब तक कर चुके हैं, तो अब तक तो हम जो है वो बादशाह बन चुके होते। लेकिन हमें करना खुद पड़ेगा, हमें जो है ना वो खुद इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे। अपनी जितनी भी माशी इंडिकेटर्स हैं या इस्लाहात हैं उनको जो है वो अचीव करना पड़ेगा। और उसमें जो एसआईएफसी का रोल है जैसे कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। और एसआईएफसी जिस तरीके से इस वक्त भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम कर रही है और उसमें आर्मी चीफ का जो है वो किरदार काबिल तहसीन है। खास तौर पे सऊदीया के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हालिया अब जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा है या उसके बाद जो है वो उम्मीद है कि जो सरबराह है वहाँ के सऊदी अरब के वो पाकिस्तान आएंगे, तो उससे ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई होगी बल्कि बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। तो इस टाइप के जो स्टेप्स हैं वो एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए और इनको मजीद तेज करने की जरूरत है ताकि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है ये जो है वो हमें तंग ना करे और हमारे आवाम के लिए मसाइल पैदा ना करे। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो है ना वो इस वक्त गरीब आवाम का सबसे बड़ा मसला है। वो जो बजाय तो कम नजर आ रही है लेकिन वो एक्चुअल में बढ़ ही रही होती है। सही। तो अब चौधरी साहब ये ज़ाहिर कुछ ना कुछ इक़दामात भी हुकूमत ने उठाए हैं। अब ये सरकारी अफसरान की सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनकी जो अलाउंस थे, जो हाउस रेंट था, उन अलाउंसेस को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक इनिशिएटिव तो लिया है, अब देखना ये है कि ये आगे कहाँ तक जाता है, इससे कितनी सेविंग्स गवर्नमेंट कर पाती है, ये रिफॉर्म प्रोसेस कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। अब ये ज़ाहिर बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ होगी।
जी हाँ, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। इसी तरह के छोटे छोटे जो सुराख हैं जिनसे जो है ना वो हमारे हमारे नुकसानात का बायस बनते हैं, ये सारे लूप होल जो है ना ये हमें एक एक करके क्लोज करना होंगे। नो मैटर के इनकी जो है ना वो साइज को हम इस वक्त इतना कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छे अंजाम की तरफ जाने के लिए एक अच्छा आगाज होना जरूरी है। तो हमारा माशाल्लाह अब इस वक्त जो हुकूमत मौजूदा जो इकदाम कर रही है, और जाहिर है उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इवन आर्म फोर्सेज वगैरह, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। तो ये जिस तरीके से इस्लाहात कर रहे हैं, और उनमें मुझे इनमें विल पावर भी नजर आ रही है और इनकी विलिंगनेस भी है करने में। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि ये अपने जो टारगेट सेट किए हुए उसको अचीव कर लेंगे। येट आई मस्ट से कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। 15% जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने या IMF ने ये फोरकास्ट किया है कि 15% के करीब जो है हमारा इन्फ्लेशन होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारी GDP ग्रोथ सिर्फ 2% होगी। तो अब GDP 2% GDP ग्रोथ के साथ और हमारी आबादी में बढ़ने की शरह भी आपको पता है वो भी ज्यादा है। तो ये ऐसे फिगर्स हैं कि इसके साथ अगर हम 15 या 20% का इन्फ्लेशन लेके चलेंगे तो ये हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो देयर आर टफ चैलेंजेस, लेकिन जो तो इस वक्त मुझे नीयत हुकूमत की भी नजर आ रही है, हमारे दिफाई इदारों की भी नजर आ रही है। तो मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है अल्लाह के घर से कि हमारी जो है ना वो मुश्किलात इंशाल्लाह आसान होंगी। लेकिन अगेन आई मस्ट से कि हमें जो है ना वो खुद कुछ करना है, हमें IMF ने नहीं करके देना। हमें जो भी करना है वो खुद करना है, अपने बल के ऊपर करना है। और चौधरी साहब, इन्हीं दिनों में ज़ाहिर है अभी कुछ ही अरसे में 2 माह से भी कम का वक्त बाकी रह गया है कि अगला बजट भी आ जाएगा, जो इस हुकूमत का पहला बजट होगा। अभी इसके अर्ली डेज़ हैं, 3 माह हुकूमत को अभी पूरे होने जा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होगा एक ऐसे वक्त में बजट बनाना, जबकि पहले ही इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश तो हो रही है। तो इस बजट में हम इस हुकूमत से कोई रिलीफ की तवक्को रखें आवाम के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि रिलीफ की कोई बहुत ज्यादा तवक्को होगी। इनफैक्ट ये आने वाले जो 1-2 साल हैं ये तो काफी भारी रहेंगे। और ये ऑलरेडी जो है ना वो हमारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं और लोकल इन्वेस्टर भी इस चीज को समझ चुके हैं कि फौरी तौर के ऊपर तो बहाली मुमकिन नहीं है। और इन हालात में बजट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खास तौर पे आप देखें कि हमारे टैक्स के रेवेन्यूज जो है वो बड़े कम है। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है ना वो 9 से 10% के करीब रहता है। ये कम अज कम जो है ना वो 15 से 18% के दरमियान हो तो हमारे जो खर्चे वगैरह हैं, गवर्नमेंट के अखराजात हैं, हमारा जिस तरीके से इंटरेस्ट रीपेमेंट या जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, वो एक्सपेंस हमारा बहुत बढ़ चुका है और हम एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। आज वजीर आजम साहब ने भी कहा कि डेट ट्रैप नहीं, डेथ ट्रैप है। तो मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं कि वाकई ये डेथ ट्रैप है और इससे निकलने के लिए हमें अपने टैक्सेस की कलेक्शन में इजाफा करना होगा, हर हाल में करना होगा। अगर हम टैक्सेस की कलेक्शन में इजाफा नहीं कर सकते तो हम इस डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि किस तरीके से अपने रेवेन्यूज को जो है वो हुकूमत बढ़ाती है और अपने अखराजात को कम करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माशियात चौधरी अकमल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने चौधरी साहब की सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।